हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी ई दिल में। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आप सबके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब और ज़्यादा बकवास नहीं करते और सीधे अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। सीज़न 2, अध्याय 4, मौत की दहलीज और माफिया क्वीन की वापसी। एक्सीडेंट का खौफनाक मंजर, लहू और लपटें। अस्पताल की पार्किंग में हुए उस धमाके की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रेयांश की सफेद कार अब लोहे का एक कुचला हुआ ढेर बन चुकी थी। जोया, जो अभी अभी तलाक के कागजात लेकर मुड़ी थी, अपनी जगह पर जम सी गई। उसका कलेजा हलक को आ गया। रेयांश! जोया की चीख अस्पताल की ऊंची दीवारों से टकराकर वापस आई। वो बदहवास होकर जलती हुई कार की तरफ भागी। विहान और आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की। जोया, पीछे हटो, कार कभी भी फट सकती है। छोड़ो मुझे, रेयांश अंदर है। जोया ने पूरी ताकत से अपने भाइयों को धक्का दिया। उसके हाथों में अब वही पुरानी माफिया वाली फुर्ती थी। उसने आग की लपटों की परवाह किए बिना कार का मुड़ा हुआ दरवाज़ा पकड़कर खींचना शुरू किया। उसका हाथ जल रहा था, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जब दरवाज़ा खुला तो रेयांश स्टीयरिंग व्हील पर बेसुध पड़ा था। उसका सर फट चुका था और खून उसकी आंखों से होता हुआ उसके सफ़ेद कुर्ते को लाल कर रहा था। जोया ने उसे बाहर निकाला। रेयांश की सांसें बहुत धीमी थीं। अस्पताल का आईसीयू, सिसकियां और साजिश की बू। रेयांश को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। मल्होत्रा परिवार और रायजादा परिवार फिर से उसी गलियारे में थे जहां कुछ देर पहले तलाक की कड़वाहट घुली थी। जोया बाहर लगी बेंच पर बैठी थी। उसके हाथों पर रेयांश का खून सूख चुका था। दादीजी रोते हुए जोया के पास आईं। जोया, ये क्या हो गया? सब बिखर गया। जोया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें पथरा गई थीं। तभी उसका फोन फिर से थरथराया। वही अननोन नंबर। इस बार वीडियो नहीं, सिर्फ एक वॉइस नोट था। आवाज, विक्रम खन्ना। तारांकन, कैसा लगा जोया? तलाक का तोहफा और मौत का सरप्राइज। तुमने सोचा था कि तुम रेयांश को छोड़कर चली जाओगी और मैं उसे चैन से जीने दूंगा? अब देखो, वो मर रहा है और उसके पेट में जो बच्चा है वो कलंकित ही कहलाएगा। जोया के माथे की नसें तन गईं। उसे समझ आ गया कि डीएनए रिपोर्ट सच थी, पर नीयत झूठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अतीत की उन कड़ियों को जोड़ा जब रेयांश ने सैंपल डोनेट किया था। जोया का खौफनाक रूप, ब्लैक ईगल को कॉल। जोया चुपचाप अस्पताल के पिछले गेट से बाहर निकली। उसने एक पीसीओ से एक नंबर डायल किया जो उसने सालों से इस्तेमाल नहीं किया था। हेलो ईगल। जोया की आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी। हुकुम, आप? इतने सालों बाद? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई। मुझे शहर के हर लैब का डेटा चाहिए। पिछले 6 महीनों में रेयांश मल्होत्रा का सैंपल कहाँ कहाँ गया, किसने निकाला और किसने इम्प्लांट किया। और सुनो, उस लड़की आरोही को उठा लो। मुझे वो जिंदा चाहिए, मेरे टॉर्चर रूम में। जोया ने फ़ोन काट दिया। वो बेचारी बहू नहीं थी जिसका तलाक हुआ था। वो अब माफिया क्वीन जोया थी, जो अपने सुहाग के कातिलों को नर्क दिखाने वाली थी। ट्विस्ट, आरोही का लापता होना और रेयांश की हालत। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर रेयांश की सर्जरी सफल रही, पर वो कोमा में चले गए हैं। उनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। हम नहीं कह सकते कि उन्हें होश कब आएगा, या आएगा भी या नहीं। कावेरी माँ जमीन पर गिर पड़ी, पर जोया वहां नहीं थी। विहान ने जोया को ढूंढने की कोशिश की, पर जोया गायब थी। तभी विहान के पास पुलिस का फोन आया। सर, जिस लड़की आरोही ने रेयांश पर इल्जाम लगाया था, वो अस्पताल के वेटिंग रूम से गायब है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कुछ नकाबपोश लोग उसे उठाकर ले गए हैं। विहान चौंक गया। उसे समझ आ गया कि उसकी बहन ने अपना असली रूप अख्तियार कर लिया है। समापन, टॉर्चर रूम और सच का सामना। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री के तहखाने में आरोही एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ था। अंधेरे से जोया बाहर निकली। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सर्जिकल ब्लेड था। तो आरोही, तुमने कहा था कि तुम रेयांश के बच्चे की मां बनने वाली हो। जोया ने ब्लेड को आरोही के गाल के पास रखा। अब बताओ, ये खेल किसने रचा? विक्रम खन्ना कहाँ है? अगर सच बोला तो शायद तुम्हारा बच्चा बच जाए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं एक औरत हूं। आरोही कांपने लगी। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मजबूर किया गया था।
विक्रम खन्ना ने मेरी माँ को बंधक बना रखा है। उसने लैब से सैंपल चोरी किया था। रियांश सर बेगुनाह है। जोया की आंखों में एक आंसू गिरा, पर उसने उसे तुरंत पोंछ लिया। उसने फोन निकाला और एक बटन दबाया। विहान, सच सामने आ गया है, पर अब इंसाफ कानून नहीं जोया करेगी। सीजन 2, अध्याय 5, बारूद का घेरा और जोया का तांडव। फैक्ट्री का घेराव, मौत का चक्रव्यूह। रात का सन्नाटा और पुरानी फैक्ट्री के चारों तरफ जलती हुई मशालें और पुलिस की गाड़ियों के सायरन। विक्रम खन्ना अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठा सिगार पी रहा था। उसके पीछे उसके 50 हथियारबंद गुंडे खड़े थे और आगे पुलिस की एक टुकड़ी जिसे उसने अपनी जेब में रखा हुआ था। जोया रायजादा, विक्रम लाउड स्पीकर पर दहाड़ा। बाहर निकलो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। या तो तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, या फिर इस फैक्ट्री के साथ साथ इस लड़की आरोही और रियांश के उस नाजायज सच को भी यहीं दफन कर दो। फैक्ट्री के अंदर जोया ने अपना कोट उतारा। उसके हाथ में अभी भी वो सर्जिकल ब्लेड था। उसने रोती हुई आरोही की तरफ देखा। जोया की आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ एक मकसद था। उसने आरोही की रस्सियां काट दीं। चुपचाप इस मेज के नीचे छिप जाओ, जोया ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा। अगर आज मैं मरी तो तुम भी नहीं बचोगी, लेकिन अगर मैं जिंदा रही तो तुम्हें पूरी दुनिया के सामने रियांश की बेगुनाही का सबूत देना होगा। जोया का जवाबी वार, माफिया की वापसी। जोया ने फैक्ट्री के कोने में रखे एक पुराने संदूक को खोला। उसमें उसकी पुरानी 2 गोल्डन गन्स रखी थीं। उसने उन्हें लोड किया और अपने कानों में लगे छोटे से वायरलेस डिवाइस को ऑन किया। ईगल, पोजीशन क्या है? जोया ने फुसफुसाते हुए पूछा। हुकुम, हम बाहर झाड़ियों में तैनात हैं। बस आपके इशारे का इंतजार है, ईगल की आवाज आई। जोया ने फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा धीरे से खोला। बाहर विक्रम के गुंडों ने जैसे ही उसे देखा, अपनी बंदूकें तान दी। जोया ने हत्थी बाहर निकली, उसके दोनों हाथ ऊपर थे। विक्रम, तुम्हें क्या लगा मैं यहां डरकर छिप जाऊंगी? जोया की आवाज में एक अजीब सी हंसी थी। तुमने रियांश का एक्सीडेंट करवाया, तुमने मेरा घर तोड़ा, पर तुमने सबसे बड़ी गलती ये की कि तुमने उस शेरनी को जगा दिया जो सालों से सोई हुई थी। विक्रम जोर से हंसा। बातों से गोलियां नहीं रुकती जोया, मार दो इसे। जैसे ही विक्रम ने इशारा किया, जोया अचानक जमीन पर झुकी और उसने अपनी जैकेट से 2 धुएं वाले बम, स्मोक बॉम्ब्स फर्श पर पटके। पूरे इलाके में सफेद धुआं फैल गया। खून की होली, अंधेरे में शिकार। धुएं के बीच से जोया की गन्स की आवाज गूंजी, ठाएं ठाएं ठाएं। अंधेरे और धुएं में विक्रम के आदमी समझ ही नहीं पा रहे थे कि गोली कहाँ से आ रही है। जोया एक साए की तरह एक खंभे से दूसरे खंभे पर जा रही थी। हर गोली एक सर को चीर रही थी। ईगल और उसकी टीम ने बाहर से हमला कर दिया। पुलिस वाले जो विक्रम के साथ मिले थे, अपनी जान बचाकर भागने लगे। विक्रम घबरा गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। जोया, सामने आओ, कायर की तरह मत लड़ो। अचानक जोया विक्रम के ठीक पीछे से प्रकट हुई। उसने अपनी गन की नली विक्रम की गर्दन पर टिका दी। कायर वो होता है विक्रम जो एक औरत के गर्भ का इस्तेमाल करके साजिश रचता है। कायर वो होता है जो पीठ पीछे हमला करता है। जोया ने विक्रम के पैर पर गोली मार दी। विक्रम कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आह! जोया, मुझे छोड़ दो, मुझे माया ने मजबूर किया था। माया कहाँ है? जोया ने उसके दूसरे पैर पर भी गोली दाग दी। बोल, इससे पहले कि मैं तेरा भेजा उड़ा दूं। वो पुराने रायजादा मेंशन के गुप्त तहखाने में है। वो वहां से रियांश के हॉस्पिटल सिस्टम को हैक कर रही है। वो उसे वहीं मार देगी, विक्रम ने तड़पते हुए कहा। हॉस्पिटल का मंजर, कोमा में जंग। उधर अस्पताल में रियांश वेंटिलेटर पर था। मॉनिटर पर उसकी धड़कनें चल रही थीं। तभी अचानक मॉनिटर की स्क्रीन हिलने लगी। कोई रिमोटली वेंटिलेटर की ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर रहा था। रियांश के शरीर में हलचल होने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नर्स अंदर भागी, पर दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। माया ने सिस्टम हैक कर लिया था। रियांश की धड़कनें गिरने लगीं। 100, 80, 60। जोया की रेस, समय के खिलाफ जंग। जोया ने विक्रम को ईगल के हवाले किया और खुद उसकी तेज रफ्तार कार लेकर अस्पताल की तरफ भागी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत थे। रियांश, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जागना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारी जोया ने सबको मिट्टी में मिला दिया है। जोया ने अस्पताल पहुंचकर सीधे सर्वर रूम की तरफ रुख किया। वहां उसने देखा कि माया का एक आदमी कंप्यूटर पर बैठा है।
जोया ने बिना कुछ बोले उसके सर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। उसने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां दौड़ाईं। जोया का माफिया ट्रेनिंग का हिस्सा कोडिंग भी था। धड़कन 40 पर पहुंच चुकी थी। जोया ने ओवरराइड कमांड दबाया। आखिरी सेकंड में वेंटिलेटर फिर से शुरू हो गया। रेयांश ने एक लंबी सांस ली। क्लिफ हैंगर, द अल्टीमेट ट्विस्ट। जोया हाँफते हुए रेयांश के कमरे के कांच के पास पहुंची। उसने देखा कि रेयांश की उंगलियां हिल रही थीं। जोया मुस्कुराई, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी पीठ पर खून बह रहा है। फैक्ट्री की लड़ाई में उसे एक गोली लग गई थी जिसका उसे एहसास तक नहीं हुआ था। जोया जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी एक हाथ ने उसे थाम लिया। जोया ने ऊपर देखा। वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो नव्या थी। नव्या जिसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक भयानक डर था। नव्या ने जोया के कान में फुसफुसाया, तारांकन दीदी, भागो यहां से। माँ, माया यहाँ नहीं है। वो तो अस्पताल के नीचे वाले ऑक्सीजन प्लांट में बम लगा चुकी है। वो पूरे अस्पताल को उड़ाने वाली है। सीजन 2, अध्याय 6, मौत का काउंटडाउन और रूहानी रक्षक। अस्पताल का गलियारा, एक दुश्मन का बदला हुआ रूप। अस्पताल की सफेद दीवारों पर जोया के खून के धब्बे गिरने लगे थे। पीठ पर लगी गोली का दर्द अब उसके पूरे शरीर को सुन्न कर रहा था, लेकिन नव्या की बात सुनकर जोया की आंखों से नींद और दर्द दोनों गायब हो गए। नव्या ने जोया का हाथ थाम रखा था, उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। दीदी, मुझ पर भरोसा करो। माँ पागल हो चुकी है। उसे रेयांश जी या आपसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ तबाही चाहती है। उसने ऑक्सीजन प्लांट के मुख्य वॉल्व के पास टाइम बम लगाया है। अगर वो फटा तो पूरा अस्पताल मलबे में बदल जाएगा। जोया ने दांत पीसते हुए अपनी गन चेक की। नव्या, अगर ये तुम्हारा और माया का कोई नया नाटक हुआ तो याद रखना, मैं मरने से पहले तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जोया ने वेंटिलेटर के कांच के पार रेयांश को देखा। उसकी उंगलियां अब भी धीरे धीरे हिल रही थीं। रेयांश, बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तहखाने की ओर, अंधेरा और बारूद की गंध। जोया अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए अस्पताल के बेसमेंट की तरफ बढ़ी। नव्या उसके पीछे पीछे थी। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, अस्पताल की शोर शराबे वाली दुनिया पीछे छूटती जा रही थी और एक भयानक सन्नाटा उन्हें घेर रहा था। बेसमेंट के ऑक्सीजन प्लांट रूम के पास पहुंचते ही जोया को टिक टिक की आवाज सुनाई दी। वहां लोहे के बड़े बड़े पाइपों के बीच एक डिजिटल घड़ी चमक रही थी। 4:50, 4:49। सिर्फ 5 मिनट। तभी अंधेरे से एक खिलखिलाती हुई हंसी गूंजी। माया एक पाइप के पीछे से बाहर निकली। उसके हाथ में एक रिमोट था और चेहरे पर वो पुरानी शैतानी चमक। स्वागत है जोया, मुझे पता था कि तू जरूर आएगी। अपनी मौत के जाल में खुद चलकर आने का हुनर तो कोई तुझसे सीखे। माया, ये पागलपन बंद करो। जोया ने अपनी गन माया पर तान दी। ऊपर सैकड़ों मासूम मरीज हैं, बच्चे हैं। क्या तुम्हारी नफरत इतनी अंधी हो गई है? नफरत अंधी ही होती है जोया। तूने मेरा घर उजाड़ा, मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। अब मैं तेरा वो सब कुछ छीन लूंगी जिससे तुझे प्यार है। माया ने रिमोट का बटन दबाने की धमकी दी। जोया का माफिया दिमाग, एक आखिरी चाल। जोया ने देखा कि माया का पैर एक गीले फर्श पर था, जहां पास ही एक कटा हुआ बिजली का तार पड़ा था। जोया ने नव्या की तरफ इशारा किया। नव्या समझ गई कि उसे क्या करना है। माँ, रुक जाओ। नव्या चिल्लाई और माया की तरफ दौड़ पड़ी। माया एक पल के लिए चौंकी। नव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? हट जा सामने से। उसी एक सेकंड के मौके का फायदा उठाकर जोया ने अपनी गन से ऑक्सीजन पाइप के ऊपर लगे एक भारी लोहे के क्लैंप पर गोली चलाई। ठाएं! क्लैंप टूटकर सीधे माया के हाथ पर गिरा, जिससे रिमोट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। जोया जख्मी होने के बावजूद चीते की तरह झपटी और माया को जमीन पर पटक दिया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। माया ने जोया के जख्म पर हाथ डाल दिया। जोया दर्द से तड़प उठी, पर उसने माया का गला नहीं छोड़ा। नव्या, बम देखो, जोया चिल्लाई। नव्या बम के पास पहुंची। तार बहुत उलझे हुए थे। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा, लाल तार काटूं या नीला? चमत्कार, रेयांश की वापसी। ऊपर आईसीयू में अचानक रेयांश की आंखें पूरी तरह खुल गईं। डॉक्टरों ने इसे एक मेडिकल मिरेकल कहा, पर यह शायद जोया की पुकार थी। रेयांश ने ऑक्सीजन मास्क हटाया और लड़खड़ाते हुए बेड से नीचे उतरा। नर्सों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में सिर्फ जोया का चेहरा था। उसे नहीं पता था कि नीचे क्या हो रहा है,
पर उसे महसूस हो रहा था कि जोया खतरे में है। वह दीवार का सहारा लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। बेसमेंट का महायुद्ध, अंत या शुरुआत। नीचे जोया ने माया को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। वो घिसटते हुए बम के पास पहुंची। वक्त बचा था सिर्फ 10 सेकंड। 10, 9, 8। जोया ने अपने कानों में लगे वायरलेस पर ईगल को कॉल किया। ईगल, मुझे बताओ, नीले और लाल तार में से कौन सा काटूं? ईगल की आवाज आई, हुकुम, लाल तार काटिए। पर अगर गलत हुआ तो? रिस्क तो लेना ही होगा। जोया ने ब्लेड उठाया। 3, 2, 1। जोया ने लाल तार काट दिया। घड़ी 0 पर रुकी। पूरा बेसमेंट सन्नाटे में डूब गया। बम डिफ्यूज हो चुका था। जोया वहीं फर्श पर ढेर हो गई। उसका बहुत खून बह चुका था। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुला। रेयांश खड़ा था। उसकी हालत खराब थी, पर अपनी पत्नी को खून से लथपथ देखकर उसकी चीख निकल गई। जोया! रेयांश दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जोया ने धुंधली आंखों से रेयांश को देखा और मुस्कुराई। तुम आ गए रेयांश। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। क्लिफ हैंगर, द फाइनल ट्विस्ट। जोया की आंखें बंद होने लगीं। रेयांश उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी बेहोश पड़ी माया के हाथ में एक छोटा सा दूसरा रिमोट दिखा। उसने होश में आते ही उस बटन को दबा दिया। अस्पताल तो नहीं फटा, पर ऑक्सीजन प्लांट के ठीक ऊपर वाला हिस्सा, जहां आरोही को छिपाया गया था, वहां एक धमाका हुआ। जोया का चेहरा सफेद पड़ गया। आरोही, रेयांश की बेगुनाही का इकलौता सबूत। धमाके के साथ ऊपर से मलबा गिरने लगा। क्या आरोही उस मलबे में दब गई? अगर आरोही मर गई तो रेयांश पर लगा वो कलंक कभी नहीं मिट पाएगा। सीजन 2, अध्याय 7, मलबे में दफन सच और ममता की पुकार। अस्पताल का मंजर, धूल, धुआं और चीखें। ऑक्सीजन प्लांट के ठीक ऊपर वाले कमरे में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे अस्पताल की इमारत हिल गई। हर तरफ कांच टूटने की आवाजें और धूल का गुबार छा गया। जोया, जो रेयांश की बाहों में अधमरी हालत में थी, उस धमाके की आवाज सुनते ही तड़प उठी। आरोही, रेयांश, आरोही ऊपर है। जोया की आवाज उसके गले में ही घुट रही थी। रेयांश ने जोया को जोर से थाम रखा था। जोया, तुम अपनी हालत देखो। तुम्हारा खून नहीं रुक रहा है। रेयांश की आंखों में पागलपन था। वो अपनी पत्नी को खोने के डर से कांप रहा था, लेकिन जोया के लिए इस वक्त खुद की जान से ज्यादा रेयांश का सम्मान प्यारा था। अगर आरोही मर गई तो तुम पर लगा वो कलंक कभी नहीं मिटेगा रेयांश। दुनिया तुम्हें हमेशा एक धोखेबाज कहेगी। जाओ, उसे बचाओ। जोया ने रेयांश को धक्का दिया। मलबे के बीच जंग, रेयांश का साहस। रेयांश, जो खुद अभी अभी कोमा से जागा था, अपनी सारी कमजोरी भुलाकर ऊपर की तरफ भागा। सीढ़ियां मलबे से भरी थीं। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा जहां आरोही को रखा गया था, उसने देखा कि छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका है। आरोही, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? रेयांश चिल्लाया। मलबे के नीचे से एक कराहने की आवाज आई। आरोही का आधा शरीर एक भारी कंक्रीट के खंभे के नीचे दबा हुआ था। उसके चेहरे पर खून था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। रेयांश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खंभे को हिलाने की कोशिश की। उसकी खुद की चोटें फिर से रिसने लगी थीं, पर आज उसे हारना मंजूर नहीं था। रेयांश, सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आरोही ने कांपते हुए कहा। चुप रहो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। जोया के लिए, मेरे लिए और उस बेगुनाह बच्चे के लिए जिसे इस साजिश में घसीटा गया है। रेयांश ने एक लोहे की रॉड का सहारा लिया और खंभे को थोड़ा ऊपर उठाया। आरोही ने घिसटते हुए खुद को बाहर निकाला। बेसमेंट का खौफ, माया का आखिरी वार। नीचे बेसमेंट में जोया जमीन पर लेटी हुई थी। नव्या उसके पास बैठी रो रही थी। तभी जोया ने देखा कि बेहोश पड़ी माया धीरे धीरे होश में आ रही है। माया के हाथ में एक छोटा सा चाकू था जिसे उसने अपनी आस्तीन में छिपा रखा था। माया पागलों की तरह हंसने लगी। जोया, तूने सोचा था कि तू जीत गई? अगर मैं नहीं बची तो तू भी नहीं बचेगी। माया जोया की तरफ झपटी, लेकिन नव्या बीच में आ गई। चाकू नव्या के कंधे को चीरता हुआ निकल गया। जोया ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और जमीन पर पड़ी अपनी गन उठाई। ठाएं! गोली सीधे माया के पैर पर लगी। नव्या, पीछे हटो। जोया दहाड़ी। ईगल और उसकी टीम उसी वक्त बेसमेंट में दाखिल हुई। उन्होंने माया को चारों तरफ से घेर लिया। इसे ले जाओ यहां से,
ऐसी काल कोठरी में डालो जहां इसे सूरज की रोशनी भी नसीब न हो, जोया ने आदेश दिया। माया को घसीटते हुए ले जाया गया, उसकी चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजती रहीं। खुलासा, आरोही का इकबालिया बयान। ऊपर लॉबी में रेयांश आरोही को लेकर नीचे पहुंचा। स्ट्रेचर तैयार था। डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी में ले गए। जोया भी वहां पहुंच चुकी थी। विहान और आर्यन ने उसे सहारा दे रखा था। पूरा मल्होत्रा और रायजादा परिवार वहां मौजूद था। पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां थे। जोया ने पुलिस की तरफ इशारा किया। आरोही ने ऑक्सीजन मास्क के नीचे से बहुत ही धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। इंस्पेक्टर, रेयांश सर बेगुनाह हैं। मैं उन्हें जानती तक नहीं थी। विक्रम खन्ना और माया मैडम ने मुझे पैसों का लालच दिया था। उन्होंने रेयांश सर का लैब से चुराया हुआ सैंपल मेरे अंदर प्लांट किया था। वो तस्वीर, वो होटल की कहानी, सब झूठ था। रेयांश मल्होत्रा एक पाक साफ इंसान है। अस्पताल के उस गलियारे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। कावेरी माँ और दादीजी की आंखों से शर्म के आंसू बहने लगे। विहान ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। जिस रेयांश पर उसने गन तानी थी, वो आज सबसे बड़ा पीड़ित साबित हुआ था। भावुक मिलन, सिंदूर की वापसी। रेयांश धीरे से जोया के पास आया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जोया की आंखों में पछतावा था कि उसने रेयांश पर शक किया, और रेयांश की आंखों में सिर्फ प्यार था। रेयांश ने फर्श पर गिरे हुए मंगलसूत्र का एक दाना उठाया, जो शायद जोया के दुपट्टे में अटका रह गया था। उसने जोया के माथे पर हाथ रखा। जोया, रिश्ता सिंदूर से नहीं, रूह से होता है, और हमारी रूहें कभी अलग नहीं हुई थीं। जोया ने रेयांश के सीने पर सर रख दिया। मुझे माफ कर दो रेयांश, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। क्लिफ हैंगर, द डेंजरस ट्विस्ट। खुशियों का ये पल अभी शुरू ही हुआ था कि तभी अस्पताल के बाहर एक तेज धमाका हुआ। ईगल भागता हुआ अंदर आया। हुकुम, अनर्थ हो गया। जिस वैन में माया को ले जाया जा रहा था, उस पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है। उन्होंने माया को छुड़ा लिया है और उन्होंने विक्रम खन्ना की लाश को वैन के बाहर लटका दिया है। जोया की आंखें फैल गईं। इसका मतलब था कि माया और विक्रम के ऊपर भी कोई और बड़ा बॉस बैठा है, जो अब खेल में उतर चुका है। सीजन 2, अध्याय 8, जख्मों पर मरहम और साजिश का साया। मल्होत्रा मेंशन, सुकून की पहली रात। अस्पताल के उस खूनी मंजर और साजिशों के बाद जोया और रेयांश वापस मल्होत्रा मेंशन लौट आए थे। पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। दादीजी ने आरती उतारकर दोनों का स्वागत किया, पर जोया के चेहरे पर अब भी थकान और उसकी पीठ पर पट्टियां बंधी थीं। देर रात का वक्त था। पूरे मेंशन में सन्नाटा था। जोया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके मन में अभी भी वो अनजान बॉस वाली बात खटक रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया है। वह रेयांश था। उसने बहुत ही कोमलता से अपने हाथ जोया के पेट पर रखे और अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। जोया, फिर से वही सोच? रेयांश ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में वो गर्माहट थी जो जोया के सारे दर्द को पल भर में भुला देती थी। जोया ने पलटकर रेयांश के गले में हाथ डाले। रेयांश, मैं तुम्हें फिर से खोने से डरती हूँ। वो हमला, वो माया का भागना, सब कुछ बहुत अजीब है। प्यार और प्रायश्चित, एक रूमानी पल। रेयांश ने जोया को गोद में उठा लिया और उसे धीरे से बिस्तर पर बिठाया। उसने एक छोटी सी कटोरी में औषधीय तेल लिया और जोया की पीठ पर लगे जख्म के पास धीरे धीरे मालिश करने लगा। आह! जोया के मुंह से हल्की सी कराह निकली। रेयांश रुक गया। उसने जोया के कंधे पर एक छोटा सा चुंबन दिया। सॉरी, दर्द हो रहा है? काश मैं तुम्हारा सारा दर्द अपने नाम कर पाता जोया। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। उस वक्त भी जब मैं कोमा में था, मेरा दिल तुम्हारी पुकार सुन रहा था। जोया ने रेयांश का हाथ थाम लिया और उसे अपने करीब खींचा। रेयांश, वो शक, वो गुस्सा, वो सब मेरी कमजोरी थी, पर अब जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई साजिश हमें अलग नहीं कर पाएगी। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। रेयांश ने जोया के चेहरे से बालों की लट हटाई और धीरे से उसके होठों को चूम लिया। वो एक ऐसा पल था जहां ना कोई माफिया था, ना कोई दुश्मन, बस दो रूहें थीं जो एक दूसरे में सिमट जाना चाहती थीं। उस रात मल्होत्रा मेंशन के उस कमरे में प्यार ने नफरत पर जीत हासिल की थी। सुबह की शुरुआत, नई चुनौती। अगली सुबह जोया जब उठी तो रेयांश बिस्तर पर नहीं था। वो नीचे आई तो देखा कि घर का माहौल फिर से तनावपूर्ण था। हॉल में विहान और ईगल खड़े थे, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं।
क्या हुआ विहान? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? जोया ने संजीदगी से पूछा। ईगल ने एक टैबलेट जोया की तरफ बढ़ाया। हुकुम, जिस अज्ञात हमलावर ने माया को छुड़ाया था, उसने शहर के मुख्य चौक पर एक संदेश छोड़ा है, और ये संदेश सीधे आपके लिए है। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। एक नकाबपोश आदमी जिसकी आवाज़ भारी और बदली हुई थी, कह रहा था, तारांकन जोया रायज़ादा, माफिया की दुनिया में तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, पर अब तुम्हारा सामना उस इंसान से है जिसने तुम्हें बनाया था। रेयांश मल्होत्रा तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो अब शुरू होगा। 24 घंटे में रायज़ादा खानदान का एक चिराग बुझ जाएगा। रायज़ादा खानदान पर खतरा, जोया का एक्शन मोड। जोया का खून खौल उठा। चिराग बुझ जाएगा? इसका मतलब अयान या नव्या? विहान ने घबराकर कहा। अयान सुबह से अपने स्कूल ट्रिप के लिए निकला हुआ है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। जोया ने तुरंत अपनी अलमारी से अपनी पुरानी ब्लैक लेदर जैकेट और गन्स निकालीं। रेयांश कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं, उन्हें इस वीडियो के बारे में नहीं पता, ईगल ने जवाब दिया। उन्हें मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से इस दलदल में फंसें। ईगल, अपनी पूरी टीम को अयान के स्कूल बस वाले रूट पर लगाओ। विहान, तुम नव्या की सुरक्षा बढ़ाओ। और मुझे उस पुराने जेलर का पता चाहिए जो माया की वैन लेकर जा रहा था। मुझे यकीन है वो बिका हुआ था। जोया फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में आ चुकी थी। प्यार ने उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी ताकतवर बना दिया था। क्लिफ हैंगर, द हाई स्टेक्स ट्विस्ट। जोया अपनी बुलेट बाइक पर सवार होकर तेजी से शहर की ओर निकली। तभी उसे एक कॉल आया। आवाज़ रेयांश की थी, पर वह डरा हुआ लग रहा था। जोया मेरी बात सुनो। ऑफिस के बाहर कुछ लोग, उन्होंने मुझे घेर लिया है। जोया, ये लोग पुलिस नहीं हैं, इनके पास ब्लैक कोबरा के टैटू हैं। जोया के होश उड़ गए। ब्लैक कोबरा, ये तो उसके पिता रघुवीर रायज़ादा के सबसे पुराने और खूंखार दुश्मन का गिरोह था, जिसे सालों पहले खत्म मान लिया गया था। रेयांश, फोन मत काटना, मैं आ रही हूं। जोया ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, पर तभी उसके सामने 3 काली गाड़ियां आकर रुकी और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। सीजन 2, अध्याय 9, काल का तांडव और मौत का जाल। सड़क पर खूनी जंग, जोया का रास्ता। जोया की बाइक के सामने 3 काली गाड़ियां खड़ी थीं। ब्लैक कोबरा के गुंडे हाथों में ऑटोमेटिक गन्स लिए बाहर निकले। जोया की आंखों में इस वक्त मौत नाच रही थी। उसे रेयांश की वो डरी हुई आवाज़ याद आ रही थी। रास्ते से हट जाओ, वरना आज यहां तुम्हारी लाशों का ढेर लग जाएगा। जोया की आवाज़ में वो गूंज थी जो पहाड़ों को हिला दे। गुंडों ने फायरिंग शुरू की। जोया ने बिजली की फुर्ती से अपनी बाइक को जमीन पर लेटाया और कवर लिया। उसने अपनी दोनों गोल्ड गन्स निकाली और बिना पलक झपकाए निशाना साधा। ठाए ठाए ठाए। 5 सेकंड के अंदर 5 गुंडे जमीन पर थे। जोया ने एक गुंडे की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटते हुए गाड़ी के बोनट पर दे मारा। बोल, रेयांश को कहाँ ले गए हैं? वो पुराने किले में हैं, जहां बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, गुंडे ने तड़पते हुए कहा। जोया ने उसे वहीं ढेर किया और एक गाड़ी छीनकर पुराने किले की तरफ निकल पड़ी। पुराना किला, साजिशों का गढ़। किले के अंदर का नज़ारा रूह कपा देने वाला था। रेयांश एक खंभे से जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके ठीक सामने माया बैठी थी और उसके बगल में खड़ा था वो असली विलेन, विक्रम खन्ना का भाई, रुद्र प्रताप का सगा साला, जयराज। जयराज ने रेयांश के गले पर चाकू रखा। जोया आती ही होगी। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि रायज़ादा खानदान की बेटी होने की कीमत क्या होती है। तभी किले का भारी दरवाज़ा धमाके के साथ खुला। जोया अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे और हाथों में गन। पर वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे ईगल की पूरी डेथ स्क्वाड टीम थी। जयराज, तेरा वक्त खत्म हो गया है, जोया की आवाज़ पूरे किले में गूंजी। जयराज हंसा। इतनी जल्दी क्या है जोया? पहले अपनी इस छोटी बहन का हाल तो देख ले। उसने पर्दे के पीछे से नव्या को बाहर निकाला। नव्या के गले में बम लगा हुआ था। सीजन 2, अध्याय 10, अंत का आरंभ, जोया का महाइंतकाम। अंतिम टकराव, मौत और मोहब्बत। जोया के कदम रुक गए। एक तरफ उसका सुहाग रेयांश था, दूसरी तरफ उसकी बहन नव्या। जयराज के हाथ में रिमोट था। अपनी गन नीचे डालो जोया, वरना एक बटन और ये लड़की उड़ जाएगी, जयराज चिल्लाया। जोया ने धीरे से अपनी गन जमीन पर रख दी।
माया आगे बढ़ी और जोया के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। बहुत माफिया बनती थी न तू? देख, आज तू मेरे पैरों की धूल है। रेयांश चिल्लाया, जोया, मुझे भूल जाओ। तुम इसे मारो। जोया ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने मन ही मन ईगल को इशारा किया। अचानक किले की छत से स्नाइपर की गोली चली और जयराज के उस हाथ को चीरती हुई निकल गई जिसमें रिमोट था। रिमोट जमीन पर गिरा और टूट गया। विलेन का अंतः जोया का खूनी इंसाफ। यही वो मौका था। जोया ने अपनी बूट में छिपा छोटा चाकू निकाला और सीधे माया के सीने के पार कर दिया। माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तेरे कर्मों की सजा है माया। जोया ने उसे धक्का दिया और वह गहरी खाई में जा गिरी। अब बारी जयराज की थी। जोया उसकी तरफ एक शिकारी की तरह बढ़ी। जयराज ने अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, पर जोया ने उसके हाथ को अपनी लात से तोड़ दिया। तूने मेरे परिवार को तोड़ा, तूने मेरे रेयांश पर कलंक लगाया और तूने मेरे भाई अयान को डराया। जोया ने जयराज का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। जयराज गिड़गिड़ाने लगा, जोया, मुझे माफ कर दो। मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहता था। माफी नर्क में मांगना। जोया ने अपनी गन निकाली और जयराज के माथे के बीचों बीच सटा दी। ठाएं। एक ही गोली में जयराज का भेजा उड़ गया। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। विलेन का अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। मिलन और शांति। एक नई सुबह। जोया दौड़कर रेयांश के पास पहुंची और उसकी जंजीरें काट दीं। रेयांश ने जोया को कसकर गले लगा लिया। दोनों के आंसू रुक नहीं रहे थे। विहान और ईगल ने नव्या का बम सुरक्षित तरीके से निकाल दिया। अब सब खत्म हो गया रेयांश। अब कोई दुश्मन नहीं बचा। जोया ने रेयांश के कंधे पर सर रखा। रेयांश ने जोया का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुमने साबित कर दिया जोया की स्टोरी ईडिल नफरत से नहीं बल्कि उस हिम्मत से लिखी जाती है जो तुम में है। कहानी का सुखद अंत। फिनाली ऑफ द आर्क। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा मैंशन फिर से खुशियों से भर गया। जोया और रेयांश ने अपनी शादी की कस्में फिर से दोहराईं। अयान और नव्या अब साथ खेल रहे थे। जोया ने अपनी माफिया की दुनिया को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपनी गन्स को गंगा में विसर्जित कर दिया। अंतिम दृश्य। जोया और रेयांश बालकनी में खड़े डूबते सूरज को देख रहे थे। जोया ने रेयांश के हाथ पर अपना हाथ रखा। अब कोई साजिश नहीं थी, कोई शक नहीं था, बस एक सुकून भरा भविष्य था की दस्तक और एक नया एहसास। मल्होत्रा मैंशन। हंसी ठिठोली की एक सुबह। किले की उस खूनी जंग और दुश्मनों के अंत के बाद आज मल्होत्रा मैंशन की हवाओं में एक अलग ही ताजगी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा घर चहक रहा था। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार और मल्होत्रा एक साथ बैठा था। अरे विहान, वो पराठा जरा इधर तो खिसकाना, रघुवीर रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उनके चेहरे पर वो भारीपन नहीं था जो सालों से दुश्मनी की वजह से बना रहता था। अयान और नव्या एक दूसरे से अपनी प्लेट्स के लिए लड़ रहे थे। दादीजी और कावेरी माँ ये सब देखकर निहाल हो रही थीं। आज बरसों बाद इस घर में ऐसी रौनक आई है, कावेरी माँ ने जोया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जोया, जो किचन से गरम पूरियां लेकर आ रही थी, सबकी खुशियों को देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। तभी रेयांश ने चुपके से मेज के नीचे जोया का हाथ थाम लिया। जोया शर्मा गई और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर रेयांश की पकड़ मजबूत थी। खेतों के बीच एक रूमानी शाम। प्यार का इजहार। दोपहर ढलते ही रेयांश जोया को लेकर शहर से दूर अपने पुराने फार्म हाउस पर ले गया। चारों तरफ सरसों के पीले खेत लहरा रहे थे और ठंडी हवा जोया के आंचल को उड़ा रही थी। रेयांश ने जोया के लिए एक खूबसूरत झूला सजाया था। रेयांश, ये सब क्या है? जोया ने हैरानी से पूछा। रेयांश ने उसे झूले पर बिठाया और खुद उसके पीछे खड़ा होकर उसे धीरे धीरे झूला झुलाने लगा। जोया, पिछले कुछ महीनों में हमने जो सहा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हमने एक दूसरे पर शक किया, हम अलग हुए, पर आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। बिना किसी माफिया, बिना किसी गन और बिना किसी दुश्मन के। रेयांश ने जोया को झूले से उतारा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें एक हीरे की अंगूठी थी। जोया रायजादा, क्या तुम फिर से इस रेयांश मल्होत्रा की हमसफर बनोगी? उस रिश्ते के लिए नहीं जो समाज ने बनाया, बल्कि उस प्यार के लिए जो हमारी रूहों में है। जोया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रेयांश को गले लगा लिया। मैं तो हमेशा से तुम्हारी ही थी रेयांश। दोनों ने डूबते सूरज के साये में एक दूसरे के साथ शांति और प्यार के कुछ पल बिताए। वो शाम सिर्फ उनकी थी। खुशखबरी, एक नया मेहमान।
शाम को घर लौटते वक्त जोया को अचानक चक्कर आने लगा और उसे जी मिचलाने जैसी महसूस हुई। रेयांश घबरा गया। जोया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेंशन पहुंचते ही डॉक्टर को बुलाया गया। पूरा परिवार हॉल में जमा था। जोया कमरे के अंदर थी और रेयांश बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं पिछली चोटों की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तभी डॉक्टर बाहर आईं। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। बधाई हो मिस्टर रेयांश। डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि जश्न मनाने का वक्त है। मतलब? रेयांश ने हकलाते हुए पूछा। मतलब ये कि जोया जी प्रेग्नेंट हैं। आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर ने ऐलान किया। पूरे हॉल में जैसे खुशियों का विस्फोट हो गया। दादी जी ने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए। विहान और आर्यन ने रेयांश को गले लगा लिया। रेयांश तो जैसे सुध बुध खो बैठा था। वो भागकर कमरे के अंदर गया। जोया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रेयांश उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसने अपना सर जोया के पेट पर रख दिया। जोया, ये सच है? हमारे प्यार की नई निशानी आ रही है? जोया ने रेयांश के बालों में अपनी उंगलियां फेरीं। हाँ रेयांश, पिछली बार एक साजिश ने हमें तोड़ना चाहा था, पर इस बार कुदरत ने हमें फिर से जोड़ दिया है। अब हमारे घर में खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी। सीजन 2, अध्याय 12, कॉलेज का गलियारा और धड़कनों की जंग। सीजन 2, अध्याय 12, उलझते रिश्ते और नफरत का साया। कॉलेज का माहौल, आहाना की नई दुनिया। 6 अप्रैल 2026 की सुबह। कॉलेज का कैंपस फूलों की महक और छात्रों के शोर से गूंज रहा था। रेयांश की छोटी बहन आहाना अपनी पेंटिंग बुक्स लिए बगीचे की तरफ जा रही थी। आहाना को संगीत से बहुत लगाव था। तभी उसे गिटार की एक धुन सुनाई दी। सामने एक स्टाइलिश लड़का खड़ा था, आर्यन। आर्यन कॉलेज का रॉकस्टार था। उसने आहाना की तरफ देखकर अपनी धुन और तेज कर दी। आहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्यन ने पास आकर कहा, आहाना, ये धुन सिर्फ तुम्हारे लिए है। आहाना को लगने लगा कि शायद यही उसका मिस्टर परफेक्ट है। अयान की एंट्री, एक खामोश रक्षक। तभी कॉलेज के गेट पर एक काली एसयूवी रुकी। गाड़ी से बाहर निकला अयान रायजादा, जोया का भाई। अयान अब काफी बड़ा और समझदार हो गया था। जोया ने उसे आहाना की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, पर अयान के मन में आहाना के लिए बचपन से ही एक खास जगह थी। वो आहाना से प्यार करता था, पर कभी कह नहीं पाया। अयान ने देखा कि आहाना उस नए लड़के आर्यन के साथ हंस-हंसकर बातें कर रही है। अयान की मुट्ठियां भिंच गईं। उसका रायजादा खून खौल उठा, पर उसने खुद को काबू में रखा। वो चुपचाप उनके पीछे गया। अयान को आर्यन की आंखों में वो मासूमियत नहीं दिखी जो आहाना देख रही थी। अयान को साजिश की बू आ रही थी। जोया का शक, भाभी की नज़र। उधर मेंशन में जोया भले ही अपने आने वाले बच्चे की खुशियों में मग्न थी, पर उसकी तीसरी आंख यानी उसका माफिया दिमाग हमेशा चौकन्ना रहता था। उसने अयान के चेहरे पर वो उदासी देखी। अयान, क्या बात है? आजकल कॉलेज से लौटते वक्त तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों रहता है? जोया ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अयान पहले तो हिचकिचाया, फिर बोल पड़ा, दीदी, आहाना किसी आर्यन नाम के लड़के के करीब जा रही है। वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। उसकी आंखों में एक अजीब सा फरेब है। जोया की आंखें ठंडी पड़ गईं। आर्यन? ईगल, पता लगाओ ये आर्यन कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है। जोया अब अपनी ननद और अपने भाई के बीच उलझते इस रिश्ते को लेकर फिक्रमंद थी। कॉलेज कैंटीन, लव ट्रायंगल का धमाका। दोपहर के वक्त कैंटीन में आर्यन ने आहाना का हाथ पकड़ लिया। आहाना, आज शाम को तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? आहाना कुछ बोलती, उससे पहले ही अयान वहां पहुंच गया। उसने आर्यन का हाथ झटक दिया। हाथ छोड़ो उसका, वो कहीं नहीं जा रही। आर्यन मुस्कुराया, एक टेढ़ी मुस्कान। मिस्टर अयान, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? भाई हो या बॉडीगार्ड? आहाना गुस्से में खड़ी हो गई। अयान, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आर्यन मेरा दोस्त है और मैं जहां चाहूं जा सकती हूं। तुम हमेशा मेरी जासूसी क्यों करते हो? अयान की आंखों में दर्द साफ था। आहाना, मैं जासूसी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आहाना ने आर्यन का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। अयान वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में नफरत। खौफनाक सच, साजिश का खुलासा। जैसे ही आहाना और आर्यन दूर गए, आर्यन ने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया, तारांकन काम हो गया है। अयान रायजादा और आहाना मल्होत्रा के बीच दरार पड़ गई है। अब जोया रायजादा को तड़पाना आसान होगा।
दरअसल आर्यन कोई और नहीं बल्कि पुराने दुश्मन जयराज का बेटा था, जो अपनी पहचान बदलकर जोया के परिवार को अंदर से तोड़ने आया था। वो अहाना का इस्तेमाल करके अयान और जोया को बर्बाद करना चाहता था। क्लिफ हैंगर, द ट्विस्ट। रात के वक्त अहाना आर्यन से मिलने उस सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां उसने बुलाया था। अयान भी उसका पीछा कर रहा था। तभी आर्यन के गुंडों ने अयान को पीछे से घेर लिया। जोया को ईगल का फोन आया। हुकुम, आर्यन की असली पहचान मिल गई है। वो जयराज का खून है और वो अहाना को एक जाल में फंसा चुका है। जोया ने अपनी गन उठाई। उसकी आंखों में अब ममता और माफिया दोनों का रौद्र रूप था। मेरे भाई और मेरी ननद की जिंदगी से खेलने वाले को मैं नर्क दिखाऊंगी। अंततः क्या जोया वक्त पर पहुंच पाएगी? क्या अहाना को अयान के सच्चे प्यार का एहसास होगा या आर्यन की साजिश जीत जाएगी? ऑडियो नोट 1.5 घंटे के लिए। 1. कॉलेज लाइफ। यहाँ आवाज में थोड़ा हल्कापन और युवाओं वाला जोश रखें। 2. कैंटीन सीन। यहाँ अयान और आर्यन की बहस में तनाव, टेंशन और गुस्से को साफ दिखाएं। 3. अंततः जोया के संवादों में वही पुरानी माफिया क्वीन वाली दहाड़ होनी चाहिए। अगला अध्याय, अयान की कुर्बानी और जोया का महाइंतकाम। अध्याय 13, खामोश मोहब्बत और बारूद का खेल। अंधेरी रात, पुरानी मिल का सन्नाटा। शहर के बाहरी इलाके में बनी वो पुरानी कपड़ा मिल आज मौत की गवाही दे रही थी। अहाना आर्यन के मीठे वादों में आकर वहां पहुंच तो गई थी, पर जैसे ही उसने वहां छिपे हुए हथियारबंद गुंडों को देखा, उसके पैर कांपने लगे। आर्यन, ये सब क्या है? तुम यहाँ इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? अहाना की आवाज डर से थरथरा रही थी। आर्यन की वो मासूम मुस्कान अब एक वहशी हंसी में बदल चुकी थी। उसने अहाना के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। मासूम अहाना, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे उस पेंटिंग और गिटार वाली दुनिया का हिस्सा हूं? नहीं, मैं जयराज का बेटा हूं, जिसे तुम्हारी भाभी जोया ने कुत्ते की मौत मारा था। आज हिसाब बराबर होगा। तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी, छोड़ दो उसे। ये अयान था। वो घायल था, उसके माथे से खून बह रहा था, क्योंकि आर्यन के गुंडों ने उसे रास्ते में घेर लिया था, पर वो फिर भी अपनी भाभी की ननद और अपनी पहली मोहब्बत को बचाने पहुंच गया था। अयान का बलिदान, प्यार की असली परीक्षा। अयान, अहाना चीखी। उसकी आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। उसे समझ आ रहा था कि जिसे वो अपना दुश्मन समझ रही थी, वही उसका असली रक्षक है। आर्यन ने अपनी गन निकाली और अयान के सीने पर तान दी। अयान रायज़ादा, बड़ा शौक है न तुम्हें हीरो बनने का? अपनी बहन की तरह तुम भी बहुत उड़ रहे हो। आज तुम्हारे इस दिल को ही छलनी कर दूंगा जिसमें अहाना धड़कती है। धायम। गोली चली, पर अयान को नहीं लगी। अयान ने फुर्ती से आर्यन के हाथ पर वार किया, जिससे गोली हवा में चल गई। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। अयान कमजोर था, पर उसके अंदर अपनी मोहब्बत को बचाने की ताकत थी। आर्यन ने एक भारी रॉड अयान की पीठ पर दे मारी। अयान दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। अयान, अहाना चिल्लाई और आर्यन को धक्का देने की कोशिश की, पर आर्यन ने उसे जमीन पर पटक दिया। जोया की एंट्री, मदर माफिया का रौद्र रूप। तभी मिल का मुख्य दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। धूल के गुबार के बीच से एक साया अंदर आया। वह जोया थी। उसकी आंखों में खून सवार था। उसके हाथ में उसकी सिग्नेचर गोल्डन गन थी। आर्यन, तूने मेरे भाई पर हाथ उठाकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। जोया की आवाज में वो गूंज थी कि गुंडों के हाथों से बंदूकें छूटने लगीं। जोया ने अपनी प्रेगनेंसी की हालत के बावजूद बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने कवर लिया और एक के बाद एक गुंडों को ढेर करना शुरू किया। ईगल और उसकी टीम ने पीछे से हमला बोल दिया। जोया सीधे आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने घबराकर अहाना को ढाल बनाने की कोशिश की। रुक जाओ जोया, एक कदम और आगे बढ़ी तो मैं इसे मार दूंगा। जोया रुकी नहीं। उसने गन नीचे की और शांत कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। तू जयराज का बेटा है ना? उसने भी यही गलती की थी। अपनों को ढाल बनाया था, पर तू भूल गया, मैं जोया रायज़ादा हूं। मैं निशाना आंखों में देखकर लगाती हूं। जोया ने पलक झपकते ही अपनी दूसरी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और सीधे आर्यन के उस हाथ पर मारा जिससे उसने गन पकड़ी थी। आर्यन दर्द से चिल्लाया और गन उसके हाथ से गिर गई। जोया ने उसे गर्दन से पकड़कर दीवार से सटा दिया। अहाना का पछतावा और अयान की खामोशी। जोया ने आर्यन को अधमरा कर दिया और उसे ईगल के हवाले कर दिया। वो दौड़कर अयान के पास पहुंची। अयान बेसुध पड़ा था। अयान, आंखें खोलो भाई। जोया का कलेजा मुंह को आ गया। अहाना भागकर आई
और अयान का सर अपनी गोद में रख लिया। अयान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। प्लीज उठो अयान। अयान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अहाना के चेहरे पर गिरे हुए आंसू पोंछे। तुम ठीक हो ना अहाना? बस यही काफी है मेरे लिए। अयान फिर से बेहोश हो गया। क्लिफ हैंगर, द हाई स्टेक्स ट्विस्ट। अस्पताल पहुंचते ही पता चला कि अयान की हालत गंभीर है। जोया बाहर गलियारे में खड़ी थी, रेयांश भी वहां पहुंच चुका था। तभी जोया के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें अयान के अस्पताल के कमरे का लाइव फुटेज था और उस फुटेज में एक डॉक्टर अयान के ड्रिप में कुछ जहरीला इंजेक्शन लगाने जा रहा था। मैसेज में लिखा था, तारांकन, आर्यन तो सिर्फ एक मोहरा था जोया। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम्हारे भाई की जान की कीमत है, रेयांश मल्होत्रा की मौत। तय कर लो, सुहाग बचाओगी या भाई? 14 ममता का इम्तिहान और कातिल का साया। अस्पताल का गलियारा, मौत की टिक टिक। जोया के हाथ में फोन कांप रहा था। स्क्रीन पर अयान के कमरे का लाइव फुटेज चल रहा था, जहां वो नकली डॉक्टर इंजेक्शन हाथ में लिए अयान की मौत का इंतजार कर रहा था। जोया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसका माफिया खून उसे गिरने नहीं दे रहा था। उसने बगल में खड़े रेयांश की तरफ देखा। रेयांश, जो अयान की सलामती के लिए दुआ मांग रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इस वक्त किस आग से गुजर रही है। रेयांश, जोया की आवाज भर्रा गई। क्या हुआ जोया? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रेयांश ने उसका हाथ थाम लिया। जोया ने मन ही मन खुद से कहा, तारांकन नहीं, मैं रेयांश को कुछ नहीं होने दूंगी और अयान को भी बचाऊंगी। उसने चुपके से अपने वायरलेस ईयरपीस को ऑन किया और ईगल को कोड मैसेज भेजा। कोड रेड, वार्ड नंबर 402, साइलेंट किल। वार्ड नंबर 402, सेकंड्स का खेल। उधर अयान के कमरे में वो नकली डॉक्टर इंजेक्शन की सुई अयान की नस के करीब ले जा रहा था। जैसे ही वो उसे चुभाने वाला था, खिड़की का कांच धीरे से सरका। ईगल का सबसे भरोसेमंद शार्पशूटर वहां पहुंच चुका था। फुर्र, एक साइलेंसर लगी हुई छोटी सी सुई डॉक्टर की गर्दन में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। अयान बच गया था, पर खतरा अभी टला नहीं था। जोया को पता था कि उस अनजान दुश्मन की नजरें उस पर हैं। जोया का मास्टर स्ट्रोक, सुहाग और भाई की ढाल। जोया ने रेयांश को खींचकर अस्पताल के एक कोने में ले गई। रेयांश, मेरी बात ध्यान से सुनो। अयान खतरे में है और तुम भी। तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। ईगल तुम्हें हमारे सेफ हाउस ले जाएगा। लेकिन जोया, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रेयांश ने जिद की। ये मेरी जिद नहीं, तुम्हारी जोया का आदेश है रेयांश। अगर तुम जिंदा रहोगे तभी मैं इस दुश्मन को मिटा पाऊंगी। जोया की आंखों में वो पुरानी माफिया क्वीन वाली चमक वापस आ गई थी। रेयांश को ईगल के साथ रवाना करने के बाद जोया सीधे उस अनजान नंबर पर कॉल करती है। हेलो मास्टरमाइंड, तुम्हारा मोहरा मर चुका है। अयान जिंदा है और रेयांश तुम्हारी पहुंच से दूर। अब बताओ, तुम कौन हो और सामने आने की हिम्मत कब करोगे? दुश्मन का खुलासा, अतीत की परछाई। फोन की दूसरी तरफ से एक भारी और जानी पहचानी आवाज गूंजी। जोया, तुमने सोचा था कि तुमने रघुवीर रायजादा के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया? तुमने ब्लैक कोबरा के सरदार को मारा था, पर उसके भाई आर्यन के असली बाप जग्गू दादा को भूल गई? जोया का माथा ठनका। जग्गू दादा, वह आदमी जिसने जोया के बचपन में उसके पिता पर हमला किया था। वो अब वापस आया था और भी खतरनाक होकर। जग्गू, तूने मेरे भाई पर हाथ डाला है। अब अपनी मौत की उल्टी गिनती शुरू कर दे। अहाना का बदला हुआ रूप, प्यार की नई शक्ति। उधर अयान को होश आ चुका था। अहाना उसके बिस्तर के पास बैठी, उसका हाथ थामे रो रही थी। अयान, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी अंधी थी कि उस आर्यन पर भरोसा किया, अहाना ने सिसकते हुए कहा। अयान ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, अहाना, रो मत। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। बस एक वादा करो, अब कभी खुद को खतरे में नहीं डालोगी। अहाना ने अयान की आंखों में देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली प्यार गिटार की धुनों या मीठी बातों में नहीं, बल्कि उस खामोश हिफाजत में है जो अयान ने उसे दी थी। उसने अयान के माथे को चूमा। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी अयान। तुम्हारी अहाना अब हमेशा तुम्हारे साथ है। क्लिफ हैंगर, द फाइनल ट्विस्ट। जोया जब अस्पताल की पार्किंग में अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कार के नीचे कुछ चमक रहा है। एक बम। तभी जग्गू दादा की आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी, तारांकन जोया, तुमने अयान को बचा लिया, रेयांश को छिपा दिया, पर अब तुम खुद को कैसे बचाओगी?
तुम्हारी कार में टाइम बम है और अगर तुम हिली तो पूरा अस्पताल उड़ जाएगा। जोया अपनी जगह पर जम गई। वो प्रेग्नेंट थी, थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। तभी दूर से एक काली गाड़ी तेज रफ्तार में पार्किंग में घुसी। वो गाड़ी रेयांश की थी। रेयांश सेफ हाउस नहीं गया था, वो अपनी जोया को बचाने वापस आ गया था। सीजन 2, अध्याय 15, मौत का घेरा और मोहब्बत की ढाल। अस्पताल की पार्किंग, मौत की टिक टिक। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अस्पताल की पार्किंग किसी श्मशान की तरह खामोश थी। जोया अपनी कार के पास जमी खड़ी थी। उसकी कार के नीचे लगा टाइम बम लाल रोशनी के साथ चमक रहा था। 1:20, 1:19। जग्गू दादा की आवाज़ लाउडस्पीकर पर गूंज रही थी। जोया रायजादा, आज तुम्हारी माफियागिरी धूल में मिल जाएगी। तुम हिली तो ये बम फटेगा और अस्पताल के ऊपर वाले फ्लोर पर भर्ती तुम्हारा भाई अयान भी मलबे में दब जाएगा। जोया के माथे पर पसीना था, हाथ पेट पर था जहां उसकी नन्ही जान पल रही थी। रेयांश, क्यों आए तुम वापस? जोया ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। रेयांश अपनी कार से उतरा। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक जिद थी। जोया, मैंने तुमसे वादा किया था कि मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। अगर आज आखिरी दिन है तो हम साथ मरेंगे। रेयांश का जोखिम, प्यार की अग्नि परीक्षा। रेयांश धीरे धीरे जोया की तरफ बढ़ा। रेयांश, रुक जाओ, पास मत आओ, जोया चिल्लाई। चुप रहो जोया, मैं एक इंजीनियर हूं, भूल गई। मैंने माइनिंग साइट्स पर बहुत सारे ब्लास्ट देखे हैं। रेयांश ने झूठ बोला ताकि जोया का हौसला बना रहे। वह घुटनों के बल झुका और कार के नीचे झांका। बम बहुत ही जटिल था। उधर अस्पताल के अंदर अयान और अहाना को ईगल की टीम सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाल रही थी। अयान की हालत अब भी नाजुक थी, पर अहाना ने उसका हाथ कसकर थाम रखा था। अयान, कुछ नहीं होगा भाभी को, वो शेरनी है। जग्गू दादा का अंतः जोया का पलटवार। पार्किंग के एक ऊंचे टॉवर पर बैठा जग्गू दादा ये नज़ारा देखकर हंस रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बाजी जीत ली है, पर वो भूल गया था कि जोया ने उसे उलझाए रखने के लिए रेयांश को सामने किया था। तभी जोया के कान में लगे वायरलेस पर ईगल की आवाज़ आई, हुकुम, स्नाइपर ने जग्गू को लोकेट कर लिया है, आपके इशारे का इंतज़ार है। जोया की आंखों में अचानक वो पुरानी माफिया वाली चमक लौट आई। रेयांश, अब। जोया ने अपनी जगह से छलांग लगाई और रेयांश के साथ पास के एक पिलर के पीछे छिप गई। उसी सेकंड ईगल के स्नाइपर ने जग्गू के सीने के पार गोली उतार दी। जग्गू टॉवर से नीचे गिरा और गिरते वक्त उसके हाथ से रिमोट दब गया। धमाका! जोया की कार हवा में उछली और आग के गोले में बदल गई। पूरा इलाका धुएं से भर गया। रेयांश ने जोया को अपने शरीर से ढक लिया था ताकि कांच के टुकड़े उसे न लगें। राहत की सांस और नया सवेरा। जब धुआं छंटा तो रेयांश और जोया एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों सुरक्षित थे। ईगल की टीम जग्गू की लाश के पास पहुंच चुकी थी। विलेन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अस्पताल के बाहर अयान और अहाना भागते हुए आए। अहाना ने जोया को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मुझे लगा मैं आप सबको खो दूंगी। जोया ने अहाना के आंसू पोंछे और फिर अयान की तरफ देखा। अयान मुस्कुरा रहा था। उसने अहाना का हाथ थाम रखा था। जोया समझ गई कि इस तूफान ने कम से कम अहाना और अयान के बीच की दूरियां मिटा दी हैं। क्लाइमैक्स, एक पुरानी डायरी और नया राज। सब कुछ शांत होने के बाद जोया जग्गू के पास पड़ी उसकी जैकेट की तलाशी लेती है। उसे वहां से एक पुरानी जली हुई डायरी मिलती है। डायरी के पहले पन्ने पर उसके पिता रघुवीर रायजादा और एक अनजान औरत की तस्वीर थी। डायरी के अंत में लिखा था, जोया, तुम जिसे अपना दुश्मन समझ रही हो, असली दुश्मन तो तुम्हारे अपने ही खून में छिपा है। जोया का दिल बैठ गया। क्या रघुवीर रायजादा का कोई और भी अतीत था? क्या जोया का कोई और भाई या बहन है जो अब उसका दुश्मन बनकर सामने आएगा? अंतिम दृश्य, जोया और रेयांश घर वापस जा रहे हैं। गाड़ी में रेयांश जोया का हाथ थामता है। अब तो सब ठीक है न जोया? जोया मुस्कुराती है, पर उसकी नज़रें उस डायरी पर जमी हैं। हाँ रेयांश, शायद। तो दोस्तों, आज मौत के उस धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। जग्गू दादा का अंत तो हो गया, लेकिन उस जली हुई डायरी ने जोया की जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। आखिर कौन है वो अपना जो जोया के खून का प्यासा है? क्या रायजादा खानदान का कोई ऐसा सच है जो अब तक दुनिया से छिपा था? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आज का ये रोमांचक अध्याय आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
इस रहस्यमयी सफर का अगला हिस्सा देखने के लिए स्टोरी ई दिल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया। धड़कन ये कहती रूहानियत है तू, हर मुश्किल का अब तू ही है जादू। ये स्टोरी ये दिल है प्यार की हकीकत, जुनून की हद तक